हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज हम आईएएस की टेस्टिस को लगा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का आज का भूगोल का हमारा जो है टेस्टिस होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी की बात की थी। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की भूगोल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ करंट अफेयर्स बेस भी रहेंगे, कुछ आपके स्टैटिक रहेंगे, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी टेस्टिस जो आपकी आज होगी। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस शिल्प कला को जीआई टैग जो है मिला हुआ है। तो यहां पर कह जाएगी कि हाल ही में ऐसा कौन सी शिल्प कला है जिसको जीआई टैग जो है दिया गया है। आप कहेंगे खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट को भी दिया गया, ग्वालियर के पेपर में से क्राफ्ट को भी मिला है, और छतरपुर के फर्नीचर को भी दिया गया। अभी इनको जीआई टैग कब मिला है बात की जाए तो 2025 में। कब मिला है? 2025 में कही जाएगी। तीनों ही शिल्प कला को जीआई टैग मिला है, तो उपयुक्त में से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट हो जाएगा, छतरपुर का फर्नीचर हो जाता है। यहाँ पर दो और भी हैं, जैसे बैतूल का भरेबा मेटल, बैतूल की भरेबा मेटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है, और आपका ग्वालियर के पत्थर शिल्प को मिला है। अगर कभी आ जाए तो ग्वालियर के पत्थर शिल्प को भी मिला है, और ग्वालियर के पेपर में से क्राफ्ट को भी दिया गया है। तो यहाँ पर 5 को जीआई टैग मिला है शिल्प कला को, और ये आपकी जीआई टैग 2025 में दिए गए थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। बलराम ताल योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को अनुदान की दी जाने वाली जो अधिकतम राशि है वह कितनी है? तो 1 लाख रुपए अधिकतम राशि है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा अच्छा आप लोग के लिए अपडेट है कि आपको इन सभी पीडीएफ की डाउनलोड पीडीएफ करना होगा टेस्ट सीरीज की। उसका प्रिंट आउट भी आप जो है निकलवा सकते हो। प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद तो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट हमारा, उस ऐप पर जाना है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आप जो है एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। सिर्फ आपके आकार की नहीं, एमजीआईसीएस, आकार, एसएमजे, कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, सभी की डाउनलोड जो है कर सकते हो। क्वेश्चन की बात की है, मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025 के लिए भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन का जो एमएसपी है वह कितना जो है तय किया हुआ है। तो एमएसपी की बात करें तो 5,328 रुपए तय किया हुआ है सोयाबीन के लिए। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत खरीफ फसल है 2025 के लिए। तो ये एमएसपी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी देखिएगा। बाबा सिद्धनाथ परियोजना किस जिले की है? बाबा सिद्धनाथ परियोजना का जैसे नाम आए आप कहेंगे देवास जिले से है, संबंधित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कह रहा है, मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है 8,85,273.58 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 85,723.58 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85,723.58 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ये गलत लिखा है, तो पहला गलत हो गया। संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.71% आता है, 2871 नहीं आता है, बल्कि 27.81% जो है आपका आता है, दूसरा गलत भी हो गया। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के कुल 50 जिलों में किए गए तय पर है, तो 50 जिलों में तय नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है 52 जिले रखे गए थे। कितना? 52 जिले आए थे, तीसरा भी गलत है। मध्य प्रदेश में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 8650.14 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल डी ऑप्शन यहां पर सही है, जबकि ए, बी और सी ऑप्शन यहां पर गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईएसएफआर 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वन वाला क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? तो दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं बात कर रहा है। पहला तो सभी को पता होगा, बालाघाट है पहले नंबर पर। दूसरे की बात करिए, दूसरा आप कहेंगे छिंदवाड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका आ जाता है बैतूल, और चौथा बात किया है तो मंडला आ जाता है। तो एक ऑलरेडी सिक्कों से लिखे हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। पार्वती काली सिंध जो चंबल लिंक परियोजना है, कुल लागत का केंद्रांश कितना है, मतलब केंद्र कितना प्रतिशत इसमें दे रहा है? 90% के अंतर्गत जो है देखने को मिल रहा है। चंदेबा की बावड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो चंदेबा की बावड़ी दतिया जिले में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 350 वर्ष पुरानी चंदेबा की पहाड़ी है, दतिया शहर से केवल 7 किलोमीटर दूरी पर जो है भांडेर वाले मार्ग पर देखने को मिलती है। कंचन नदी पुनर्जीवन परियोजना किस जिले की है? तो कंचन नदी पुनर्जीवन परियोजना सिंगरौली जिले से इसका संबंध है, यहां पर कहेंगे आप डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र क्षेत्र है और जिला है, कहां पर प्रस्तावित है? जैसे सेमिली कनगढ़ की बात किया तो मंदसौर में प्रस्तावित है, मवई की बात किया तो मुरैना में प्रस्तावित है, लालबाग की बात किया तो धार में प्रस्तावित है, मोहिना की बात किया तो ग्वालियर में प्रस्तावित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी?
भारतीय वन प्रबंधन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना 1982 में की गई है, 1982 में। बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में स्थित वन है। बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में कौन सा वन है स्थित है? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत जो है आपका आता है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब बनी थी? मध्य प्रदेश की नई वन नीति की बात की जा रही है, कब बनी है? 2005 में मध्य प्रदेश की नई वाली वन नीति बनी थी। पहली वन नीति कब बनी थी? अगर कोई बता सकता है पहली वन नीति तो कमेंट करके जरूर बताएगा। पहले मध्य प्रदेश में वन नीति कब लागू की गई थी, कब जो है बनाई गई थी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चनों को आपको जो है बताया हुआ है। प्रथम सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? तो मुरैना में प्रथम सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में लाया गया था। प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में लगा था 1922-23 में। अगर कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए, 1922-23 में लाया गया था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा बामोर मुरैना में। असुमलित युग्म का चयन करना, यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है? एक तरफ मेगा फूड पार्क है और दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा गलत है बात कर रहा है? जैसे बोरेगांव की बात किया तो नीमच में नहीं, बोरेगांव नीमच में नहीं है, बल्कि बोरेगांव की बात किया तो यह छिंदवाड़ा जिले में है। तो पहला ऑप्शन ही आपके यहाँ पर गलत हो जाता है, वही सही है। इंडस की बात किया तो खरगोन में करेक्ट है। अवंतिका देवास में सही है। बारौदी शिवपुरी में करेक्ट है। बीना तेल रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? भाई बीना तेल रिफाइनरी की बात किया है सागर जिले में स्थित है। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर 1965 को की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नहीं आता है? नहीं आता है बात कर रहा है। सिक्योरिटी पेपर मिल भारत सरकार के अधीन है। बैंक नोट प्रेस भी भारत सरकार के अधीन है। एल्कलाइड फैक्ट्री भी है। जबकि हीरा मिल्स लिमिटेड की बात किया है तो भारत सरकार के अधीन नहीं आता है। हीरा मिल्स लिमिटेड की स्थापना उज्जैन में की गई थी। कब की गई थी? 1934-35 में की गई थी। कहां पर की गई है? उज्जैन में की गई है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत जो है आता है हीरा मिल्स लिमिटेड। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहां पर जो है अधीन नहीं आता है भारत सरकार के, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य सरकार के अधीन आता है? ऐसा कौन सा उद्योग विकास केंद्र राज्य सरकार के? तो यहां पर बामोर आता है राज्य सरकार के अधीन, ध्यान रखिएगा, है ना। कौन सा? बामोर आता है राज्य सरकार के अधीन। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से आधार पर कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन की यहां पर बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है गलत है? जैसे बात की जाए गलत ऑप्शन की, प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या ये सही है? तो प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये तो ऑप्शन में सही लिखा है। टेक्टोना ग्रैंडिस दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टेक्टोना ग्रैंडिस किसकी बात की जा रही है? टेक्टोना ग्रैंडिस को हम नॉर्मल भाषा में सागौन के वृक्ष कहते हैं, सागौन वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा वाला तो गलत है ना। दूसरा वाला क्या है? गलत है, क्योंकि साल के वन ज्यादा पाए जाते हैं। सौरिया रोबस्टा प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 19.36% में पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा भाई, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपके जो सागौन है वो पाए जाते हैं 19.36% में। तो आपका ऑप्शन दूसरा और तीसरा गलत है। तो पूछा है कौन सा गलत था, हम कहेंगे सी ऑप्शन गलत है, जबकि पहला ऑप्शन गलत सही था। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी और सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सबसे छोटी पहले बतानी है, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे जो छोटी है सिरपुर तालाब रामसर साइट सबसे छोटी है। कौन सी है? सबसे छोटी। और तवा जलाशय की बात की जो है सबसे बड़ी। तो यहां पर मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कितनी रामसर साइट है? 5 रामसर साइट है। भोज वेटलैंड भोपाल में है, शंख सागर शिवपुरी में है, आपकी बात की जाए सिरपुर तालाब इंदौर में है, यशवंत सागर इंदौर में है, तवा जलाशय आपके इटारसी नर्मदापुरम जिले में है, जिसमें से सिरपुर तालाब सबसे छोटी रामसर साइट आती है और सबसे बड़ी तवा जलाशय है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को डिनोटिफाई जो है कर दिया है। हिंदी में भी कभी कभी पढ़ने में अजीब हो जाता है। तो ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे डिनोटिफाइड कर दिया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, डिनोटिफाई जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले का आता है? भाई केंद्र सरकार की जल संचय जन भागीदारी अभियान चल रही है, इसमें मध्य प्रदेश का खंडवा एक ऐसा जिला है जो प्रथम स्थान पर आता है। शीतल पानी, गिदरी, दोरली, जट्टा और गड़ी डोंगरी किसके निक्षेप है? तो आप कहेंगे ये ताबा के निक्षेप के रूप में जो है जाने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए निम्नलिखित में से असत्य कथन का बताइए कौन सा है, मतलब कि चारों में गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। बात की जाए मध्य प्रदेश में
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये तो भाई सही लिखा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, भाई ये भी करेक्ट है। वैसे हालांकि देखा जाए तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से 14 जिलों से कर्क रेखा जो है गुजरती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, वही सही हो जाएगा। प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से होती है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से प्राप्त होती है, करेक्ट है। तो प्रदेश में 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ना कि 15 जिलों से। समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात की जा रही है इसमें से, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, भाई बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर में और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर में फैला है, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्व बुंदेलखंड में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? आप कहेंगे आर्कियन समूह की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। किसमें हीरा खनिज पाया जाता है? तो हीरा खनिज की बात की जा रही है, किसमें पाया जाता है? बिजावर क्रम में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। कोलबेड मीथेन के भंडार किस उपक्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो कोलबेड मीथेन के जो भंडार हैं आपके तलचर में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तलचर चट्टानों के उपक्रम में कोलबेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत यह जो है आता है। मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी बघेलखंड में मुख्यतः पाई जाती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में और संभाग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात की जा रही कौन सा है? आप कहेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जबलपुर आता है। सबसे बड़ा जनसंख्या में पूछा जाए तो इंदौर आता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो शहडोल आता है। और 4 अंतर्वर्ती जिलों वाला जिला पूछा जाए तो भोपाल के अंतर्गत जो है आता है, तो इनको ध्यान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा जिला की जैसे नाम आए आप कहेंगे सागर तीसरा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा आप कहेंगे इंदौर हो जाता है। दूसरे नंबर पर कौन होता है? दूसरे नंबर पर आपका जबलपुर हो जाता है, जबलपुर हो जाता है। तीसरे नंबर पर आपका सागर हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। और सबसे कम अगर पूछा नहीं जाता तो आप कहेंगे हरदा, है ना, हरदा। अब ये 2011 के अनुसार बता रहे हैं, वैसे निवाड़ी हो चुका है, याद रखिएगा, है ना। और फिर आपका उमरिया हो जाएगा, इसके बाद आपका श्योपुर हो जाता है, श्योपुर हो जाएगा। ध्यान, ये सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शीत ऋतु के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गलत है? जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, बिल्कुल सही बात है। ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, ये भी ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठा कहते हैं, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। इस अवधि में नवंबर से जनवरी के माह तक होती है, तो नवंबर से जनवरी के माह तक नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि यह वर्षा जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है होती है। तो ऑप्शन जो है आपका बोलेंगे डी ऑप्शन गलत है। ग्रीष्म ऋतु का समय काल क्या होता है? भाई ग्रीष्म ऋतु का, गर्मियों के समय काल की बात की जा रही है, सितंबर से अक्टूबर माह को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। द्वितीय, दूसरी वाली ग्रीष्म ऋतु को हम क्या कहते हैं? उमस वाली गर्मी भी एक नाम से जानते हैं, सितंबर से अक्टूबर माह में। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को पर्वत पठार की स्थिति प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, कर्क रेखा प्रभावित करती है, आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। चीनी यात्री फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में वर्णित जो है किया हुआ है? मालवा के पठार की जलवायु। मालवा के पठार की जलवायु चीनी यात्री ने कहा है विश्व की सबसे अच्छी जलवायु सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु के रूप में जानी जाती है। तो इंगित करना है, एक तरफ सिंचाई परियोजना है, मतलब योजना है, दूसरी तरफ संबंधित जिला है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात किया सूरजपुर मध्यम की, वैसे सूरजपुर मध्यम की बात की जाए तो यह सागर जिले में अंतर्गत आती है, यहाँ पे लिख देते हैं सागर जिले के अंतर्गत आती है। मुंजरी बृहत की बात की जाए तो मुंजरी बृहत श्योपुर जिले के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, श्योपुर जिले के अंतर्गत आती है। बान सुजारा की बात की जाए तो यह छतरपुर टीकमगढ़ के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। और सुक्ता की बात की जाए तो यह सुक्ता जो है खंडवा जिले के अंतर्गत जो है आपकी आती है। तो यहां पर सही जो है सी ऑप्शन था, बल्कि ऑप्शन जो है ए, बी और डी गलत थे। कौन सी संयुक्त परियोजना केवल 2 राज्यों में की नहीं है? 2 राज्यों की नहीं है पूछ रहा है, तो यहां पर माता टीला 2 राज्य की है ना, माता टीला 2 राज्य की है। माता टीला की अगर बात की जाए तो यह आपके मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की। ग्रेटर गंगो की बात की जाए तो ग्रेटर गंगो जो है आपकी ये भी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की है। गांधी सागर की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश एवं किसकी है?
राजस्थान की है, लेकिन बाण सागर की बात की जाए यह केवल और केवल मध्य प्रदेश की है। मतलब कि मध्य प्रदेश की भी नहीं है, बल्कि यह 3 राज्यों की एक तरीके से, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है और बिहार की है। तो संयुक्त रूप से केवल 2 राज्यों की आप कहेंगे, डी ऑप्शन यहां पर नहीं है, जबकि माता टीला, गांधी सागर, गंगेऊ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी इसमें पूछ रहा है कि सही ऑप्शन कौन सा है। मध्य प्रदेश में समतल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला भूभाग उत्तर में चंबल बेसिन तथा दक्षिण में पश्चिम में नर्मदा घाटी में स्थित है। क्या ये सही है? तो हमारा ऑप्शन यहां पर कहेंगे भाई, राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है और इसी पर्वत में है, और इस पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग जो है मैकाल श्रेणी आता है, और नर्मदा सोन का उद्गम जो है अमरकंटक पठार में स्थित है। भाई ये तो ऑप्शन कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सबसे ऊंचा भूभाग दक्षिणी हिस्से में स्थित सतपुड़ा श्रेणी और पहाड़ियों में आता है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसका विस्तार गुजरात की राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर मैकल श्रेणी के पूरब में देवगढ़ की पहाड़ियों के रूप में है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी वाला यहां रहेगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। मालवा के पठार की चोटियों को एक अवरोही क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सिगार चोटी आएगी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जाना पाव आएगी, और तीसरे नंबर पर आपकी दूसरी नंबर की धजारी आएगी। तो 1 3 2, तो 1 3 2 आपका बी ऑप्शन रहेगा, यहां पर आपका जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बात की जा रही है मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटकर मुकरता गार्ज में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। इस गार्ज की लंबाई 52 किलोमीटर है, तो इस गार्ज की लंबाई 52 किलोमीटर नहीं है बल्कि 120 किलोमीटर है, तो दूसरा गलत हो जाता है। इन पहाड़ियों से निकलकर नर्मदा गुजरात के मैदान में उतरती है, ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है, धूपगढ़ की चोटी किस श्रेणी का हिस्सा है? भाई धूपगढ़ की चोटी की बात की जाए महादेव श्रेणी का हिस्सा है, याद रखिएगा। महादेव श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है धूपगढ़ में, जरूर बहुत गौर से इसको याद कर लेना है। निवाड़ का मैदान अवस्थित है, भाई निवाड़ का मैदान कहां अवस्थित है? असीरगढ़ पहाड़ियों एवं नर्मदा के बीच में निवाड़ का मैदान आपको देखने को मिलता है, आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक मानी जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? भाई सबको आंख बंद करके टिक लगा देना चाहिए। वैसे तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को क्या करती है? विभाजक के लिए जानी जाती है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी सबसे लंबी है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर की पूछ रहा है तो आप कहेंगे ताप्ती नदी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में जानी जाती है, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि ताप्ती नदी है। पहले नंबर की नर्मदा नदी होती है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ नदी है, एक तरफ बसे शहर है, किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? जैसे सही पूछ रहा है कौन सा है, तो ताप्ती। अब देखो ताप्ती की बात किया है, ताप्ती के तट पर ना 2 शहर बसे हैं। वैसे मुख्य तौर पर तो मुल्ताई बसा है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुल्ताई बसा हुआ है, और एक आपका बुरहानपुर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा बुरहानपुर बसा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत बसा है। नर्मदा की बात किया, नर्मदा के तट पर तो कई सारे शहर बसे हैं, मांडू नहीं है। जैसे अमरकंटक हो जाएगा, है ना, अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक के बाद नेमावर हो जाएगा, नेमावर। नेमावर की बात की जाए तो पुनासा हो जाएगा, पुनासा के बाद महेश्वर हो जाएगा। ये सभी नर्मदा के तट पर बसे हैं। जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर के बाद बड़वाह हो जाएगा, आपका ओमकारेश्वर हो जाएगा। बेतवा के तट पर बात की जाए तो ओरछा बसा है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट है। वहीं चंबल की बात किया तो चंबल पर एक तो आपका मुरैना भी बसा है और दूसरा आपका रतलाम भी बसा हुआ है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन मंदसौर किस तट पर बसा है? तो मंदसौर कहेंगे सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पचमढ़ी की बात किया तो तवा नदी के तट पर बसा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन केवल सही था, बाकी ऑप्शन बता दिए। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात 198 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। किस नदी पर है? सेलर नदी भी उसको कहते हैं, और सेलर के बाद अलावा उसको ओधा नदी भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नदी के नाम है, सेलर या ओदर नदी पर बसा हुआ है। मऊगंज जिले में है, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, मऊगंज जिले में है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। जामनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जामनी नदी की बात किया है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में तीसरी सबसे लंबी की बात की जा रही है, 590 किलोमीटर में नदी है। आपकी बात की जाए तो कौन सी नदी है? आप कहेंगे बेतवा नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और यह प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियों में से बेतवा नदी को एक माना जाता है। बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की इसे गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की तीसरे सबसे लंबी नदी की बात किया तो आपकी कौन सी है? बेतवा नदी है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित नहीं होती है? नहीं होती है बात कर रहा है। नर्मदा 3 राज्यों में होती है, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। चंबल नदी भी होती है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। काली सिंध भी होती, काली सिंध भी आपकी नहीं होती है, जबकि माही भी होती है ना। लेकिन काली सिंध की बात किया तो काली सिंध नदी आपकी 3 राज्यों में नहीं होती है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बात की जाए, सुमिलित कीजिए, एक तरफ अफवाह तंत्र है और दूसरी तरफ नदी है। 50 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट, जिसपे हमने मल्टीपल कोर्सेस लॉन्च किए हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें जो है लगा सकते हो। अफवाह तंत्र तो नदियों की बात की जाए, कौन सा अफवाह तंत्र किस नदी से संबंधित है? जैसे गंगा यमुना की बात की जाए तो बेतवा से संबंधित है। गोदावरी की बात किया तो बैनगंगा संबंधित है। महानदी की बात किया है हसदो हसदेव नदी संबंधित है। माही नदी की बात किया है जाखम संबंधित है। तो अफवाह कौन से तंत्र से किस नदी को संबंधित है बात की है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार निर्मित है। बुंदेलखंड का पठार किससे निर्मित है? आप कहेंगे नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के रूप में जाना जाता है। इसी तरह यमुना एवं सोन नदी के बीच में जल विभाजक है। द्वि जल विभाजक कौन सा है यमुना और सोन नदी के बीच में? आपका ऑप्शन रहेगा कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी गंगा यमुना एवं सोन नदी के बीच में द्वि जल विभाजक के रूप में जो है मानी जाती है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है बात कर रहा है? तो आप कहेंगे ग्वालीगढ़ जो श्रेणियां है वो आपकी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा नहीं है, जबकि अखरानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां और असीरगढ़ पहाड़ियां पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो है आती है। याद रखना है, बहुत ही अच्छे से रखना है। आपकी राजपीपला की पहाड़ियां गुजरात में है, अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, बीसे आपकी असीरगढ़ की पहाड़ियां, ये सभी आपके पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। कौन सा कथन असत्य है? गलत इनमें से चारों में कौन सा है? पूरब के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है पूरब वाला, बिल्कुल सही है। इस पठार का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं। इस पठार का जो निर्माण है बघेलखंड के निर्माण से हुआ है। कौन सा? बघेलखंड के पठार से माना जाता है, सी ऑप्शन आपका गलत है। इस क्षेत्र में लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य भाग है। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है आपकी मध्य भाग कौन सा इसकी बात कर रही है? तो मध्य वाला भाग को भांडर भाग के रूप में जो है जाना जाता है ना, भांडर रूप के उसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है तेंदुपत्ता वनोपज का संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाई तेंदुपत्ता के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है, करेक्ट है। इसका मुख्यतः ग्रीष्म ऋतुकाल में तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है, ये भी करेक्ट है। यह एक लघु वनोपज के रूप में आता है, सही है। इसका राष्ट्रीयकरण 1962 में नहीं किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के जंगलों में साल बीज का एकत्र मुख्यतः किया जाता है? साल बीज का जो एकत्रण किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका जो एकत्रण है दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में साल बीज का एकत्रण जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? 1984 में, 1984 में जो है किया गया है। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? माधव नेशनल पार्क से, माधव राष्ट्रीय उद्यान से जो है आपकी क्या होती है? मनिहार नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। मनिहार नदी पर बांध 1918 में बना था। सांख सागर एवं माधव सागर तालाब जो है इसका निर्माण भी करवाया गया था मनिहार नदी पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? सही ऑप्शन कौन सा है? कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, करेक्ट है। पर फसल क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में अफीम की बुवाई जून और जुलाई में बोई जाती है, नहीं, अफीम की बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है की जाती है। अगर पूछा जाए कब, तो रबी की फसल के दौरान की जाती है। तो तीसरा तो गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है? मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है, करेक्ट है। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, ये भी सही है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, नहीं बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, कम होती है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? सही ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा है, चलिए बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है भू आविष्टित एवं भारत के मध्य भाग में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचने के कारण तटीय प्रदेशों की तुलना में वर्षा जो है कम होती है, बिल्कुल सही बात है। वार्षिक और दैनिक तापांतर जो है यहाँ पर अधिक पाया जाता है कर्क रेखा के कारण, ये भी सही है। तो हम कहेंगे चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में औसत तापमान अपेक्षित पाया जाता है। उत्तर पश्चिम में क्या पाया जाता है? तो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में औसत तापमान जो है अधिक पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? अधिक पाया जाता है। जबकि उत्तर पश्चिमी भागों में बात किया तो कम पाया जाता है। तो ऑप्शन अधिक और कम वाला आपका रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात की जाए मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान अधिकतम होता है। कब होता है, कहां पर होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान की बात की जा रही है तो उत्तरी भाग में आप कहोगे औसत तापमान जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक देखने को यहां पर मिल जाता है, कभी कभी 45 भी पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस माह में होता है? तो सभी भागों में दैनिक तापमांतर सर्वाधिक किस माह में होता है बात की जाए तो मार्च के महीने में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में शीतकाल में लगभग कितनी वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों एवं शीतकालीन बौछारों के द्वारा जो है प्राप्त होती है? तो बात कब की जा रही है? शीतकाल में बात की जा रही है कि शीतकाल में जो वर्षा है शीतोष्ण चक्रवात और शीतकालीन बौछारों से कितना प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, 12 से 18 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा की परिवर्तनशीलता किस स्थान पर होगी? वर्षा की सबसे कम परिवर्तनशीलता की बात की जा रही है, शहडोल जिले में देखने को आपको मिलेगी। हॉर्नथ्वेट की विधि से मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया? ये भाई सब वैज्ञानिक के नाम भी याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना है 3 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने जो है विभक्त किया हुआ है और तीनों के नाम आई थिंक आप सभी को पता होने चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो। तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिले में देखने को आपको मिलती है। एक तरफ मध्य प्रदेश की मिट्टी है, दूसरी तरफ प्रतिशत है। कितनी मध्य प्रदेश की मिट्टी कौन सी कहां पर है? जैसे काली मिट्टी की बात की जाए तो आप कहेंगे काली मिट्टी 47% भाग पर है, जलोढ़ मिट्टी 3% भाग पर है, लाल पीली मिट्टी 37% भाग पर, मिश्रित जो में लाल पीली और काली मिली होती है वो 10% भाग पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य धरातल के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जल किस बेसिन या उपबेसिन के अंतर्गत आता है? यमुना उपबेसिन। यमुना उपबेसिन के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जल जो है आता है। राज्य में आर्थिक दृष्टि से खनिज संसाधन मुख्य खनिज, गौण खनिज और कितने नवीन खनिजों में वर्गीकृत किया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार आप कहेंगे 31 खनिजों में वर्गीकृत किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य खनिज में, गौण खनिज में और आपके कुछ नवीन गौण खनिज में। टोटल 31 हैं, याद कर लेना। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में ये डेटा आया है। अवैध उत्खनन एवं भंडारण की सम्यक रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश लगभग कितनी खदानों को जियो टैग करके सीमांकन जो है कर रहा है? आप कहेंगे 7500 खदानों का ऐसा जो है कार्य किया जा रहा है, 7500। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो कुओं से एवं नलकूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। बैनगंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो बैनगंगा नहर का निर्माण 1923 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश के आपका 1923 में किया गया था। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो का निर्माण जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। असुमलित चयन करना, एक तरफ नहर है और एक तरफ कौन सा लाभ को जिला मिलता है? एक गलत है इनमें से। जैसे बैनगंगा बालाघाट जिला को लाभ मिलता है। हलाली से बात की जाए तो यहाँ हलाली का नाम आ जाए तो दमोह कट्टी नहीं आएगा। हलाली से आपका बेतवा नदी से संबंधित है और यह जो है विदिशा जिले को लाभ जो है मिलता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला गलत है। जबकि गुलाब सागर से सीधी जिले को लाभ मिलता है और भांडेर से ग्वालियर और दतिया जिले को लाभ मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मध्य प्रदेश के अधिक सिंचाई वाले भाग नहीं है? मध्य प्रदेश की अधिक सिंचाई वाले भाग चंबल बेसिन है, पूर्वी मालवा पठार है, बुंदेलखंड उच्च भूमि, ये सबसे ज्यादा अधिक सिंचाई वाले भाग हैं। जबकि सिंगरौली की बात किया तो अधिक सिंचाई वाला भाग जो है नहीं आता है। सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र की बात करें तो डिंडोरी में सबसे कम सिंचाई का क्षेत्र के रूप में माना जाता है क्योंकि प्राथमिक सुविधाओं से है वंचित है। कम सिंचाई वाले राज्य के अधिकांश भाग प्राथमिक सुविधाओं से वंचित जो है होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन की बात की जा रही है। जबलपुर के उत्तर पूर्व विभाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट एस्क जो है संचय पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है।
इनमें अगरिया पहाड़ियां, सरौली निक्षेप, जौली, कन्हैवार पहाड़ियां और सिहोरा के क्षेत्र की निक्षेप जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। करेक्ट है। अयस्क में अब्बरक और सिलिका की अधिकता के कारण वह उच्च कोटि का है। नहीं भाई, ये ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अयस्क में अब्बरक और सिलिका की अधिकता का कारण जो है निम्न कोटि का है। क्या है? उच्च कोटि का ना होकर जो है क्या होता है? निम्न कोटि का होता है। तो पहला और दूसरा सही है, ये ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इन चारों में गलत ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा है? हीरा के उत्खनन में मध्य प्रदेश का संपूर्ण देश में एकाधिकार प्राप्त है, बिल्कुल करेक्ट है। हीरा का उत्पादक जिला पन्ना, सतना और छतरपुर है, ये भी सही है। हीरे का प्रमुख क्षेत्र मझगवा, हिनौता, अंगोर, रामखेरिया, कटोरिया है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम पन्ना में है। नहीं, मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम की बात करें तो पन्ना में नहीं है, बल्कि खजुराहो में प्रस्तावित है। अभी बना भी नहीं है, खजुराहो में प्रस्तावित है, तो डी ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो यूरेनियम पाया जाता है, कौन से जिला में? शहडोल एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश में जहां पर यूरेनियम के जो है भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? नहीं आता है। मोहे पानी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, साहिबपुर भी आता है, कानन घाटी भी आता है, जबकि जोहिला जो है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगर जोहिला की बात की जाए तो जोहिला आपका कहां पर आएगा? कोई कमेंट करके अगर बता सकता है जरूर बताएगा, जोहिला किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? बात किया है, यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है क्या? आप कहेंगे भाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना यह है, नहीं है, तो ऑप्शन जो है पहला गलत हो गया। इस संयंत्र हेतु रूस से सहयोग प्रदान किया गया था, क्या ये सही है? आप कहीं रूस से नहीं किया गया था, बल्कि अमेरिका से किया गया था, ये भी गलत है। इसे कोयला पाथर खेड़ा क्षेत्र और जलापूर्ति तवा नदी के पर बने बांध से जो है की जाती है, बिल्कुल करेक्ट सही है। आप कहेंगे तीसरा सही है केवल, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र नहीं है, मतलब कि एक नहीं है बल्कि 3 ताप विद्युत केंद्र हैं। तो श्री सिंगा जी की बात किया तो यह एनटीपीसी के द्वारा संचालित नहीं है, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि विंध्याचल, गाडरबारा और झाबुआ को एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर है, जिसका निर्माण 1980 में बनकर पूर्ण हुआ था। 115 मेगावाट की यहां पर क्षमता है, चंबल नदी पर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। बेलस्पन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भाई बेलस्पन सौर परियोजना की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप कहेंगे 26 फरवरी 2014 को यह बनकर जो है पूर्ण हुई थी, और यह नीमच जिले में आती है। नीमच के भी कहां पर? नीमच में भी भगवानपुरा में आती है, ध्यान रखिएगा। 151 मेगावाट की यहां पर क्षमता है, और ध्यान रखना है 1920 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो निर्माणाधीन की बात कर रहा है खिमला ग्राम, नीमच में निर्माणाधीन है, यहां पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में मध्य प्रदेश के किस गांव का चयन किया गया है? क्राफ्ट हैंडलूम की बात की जा रही है तो प्राणपुर गांव कहां पर है? अशोकनगर में है, जिसको हैंडलूम विलेज गांव के रूप में जो है जाना जाता है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ उपवेशन खदान है, कहां पर है? जैसे सोहागपुर की बात की जाए तो सोहागपुर बिजली झगड़ा खंड में है, सिंगरौली की बात किया तो मोहर में है, कान्हा की बात किया तो जन्नार देव, और पेंच की बात किया तो बाराकुही। तो ये आपका ऑप्शन जो है मिला लेना ढंग से, सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। पीएम जनमन परियोजना मध्य प्रदेश में 30 नवंबर 2024 तक विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा कितने आवासों को कनेक्शन जो है प्रदान किए गए हैं? तो 12,650 को आवास प्रदान किए गए हैं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत। एक तरफ प्रस्तावित सोलर पार्क है, दूसरे तरफ क्षमता है, लेकिन पूछ रहा है कौन से यहाँ पर असुमलित गलत है। जैसे बात की जाए अगर यहाँ पर जो है आपकी खरगोन में भाई लगभग 2000 नहीं है, खरगोन में लगभग 14,000 मेगावाट की क्षमता यहाँ पर जो है बताई जा रही है, जो कि 5 वर्षों में बनकर पूर्ण होगी। जबकि धार में 3000 मेगावाट, सागर में 500 और मुरैना में 2000 है। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत था, असुमलित था। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश कुल अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 10 की और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला की बात की जा रही है, कौन सा है? आप ऑप्शन कहेंगे जो झाबुआ जिला है, कौन सा? झाबुआ जिला है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला, और बैतूल जिला निम्न 10 की वृद्धि दर वाला, डी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछली जनगणना की तुलना में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जनसंख्या गणना के अनुसार पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 40 अंकों की वृद्धि दर्ज जो है की गई है। कितना? 40 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 में
2001 में बात किया तो 196 थी, जबकि 2011 में जाकर 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है हो चुकी है। 40 अंकों की वृद्धि की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग कितने व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो 2.01 करोड़ व्यक्ति, मतलब कि 2 करोड़ 1 लाख व्यक्ति के आसपास नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के 3 सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? एक तो आपका भोपाल है, दूसरा आपका इंदौर है, तीसरा आपका ग्वालियर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक किस जिले में रही है? सबसे ज्यादा रायसेन जिले में देखने को मिली है। अंतिम क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से बारे में क्वेश्चन असत्य है? गलत ऑप्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 33 है, बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 4 है, ये भी ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में और न्यूनतम जनसंख्या हरदा जिले में 2011 के अनुसार है, लेकिन जब से निवाड़ी जिला बना है तब से निवाड़ी जिला देखने को मिल रहा है। हालांकि 2011 की बात किया रही तो आपका ये भी करेक्ट सही है। मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। 5वां स्थान नहीं रखता बल्कि 6वां स्थान रखता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका डी वाला गलत था। तो इस टेसिस से हमने अपने 100 क्वेश्चन लगाए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नट है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से सर्च जो है कर सकते हो यूपीएससी नट। यहाँ पर मल्टीपल टेसिस चालू है, टेसिस आप जो है लगा सकते हो, या फिर आप लोग मल्टीपल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, कोर्सेज को भी ज्वाइन जो है कर सकते हो। एक आपको यहीं पर आपको ऐप पर एक टेस्ट पास नाम से ऑप्शन मिलेगा। उस टेस्ट पास में आपको एक पेमेंट करना होता है केवल 49 रुपए का। इस 49 रुपए से आप जितने भी टेस्ट उसके अंदर टेस्ट पास में है, किसी भी ऐप को जो है आप ऐप टेस्ट सीरीज को जो है लगा सकते हो विदाउट कोई और पे किए। तो ये बहुत अच्छा ऐप होने वाला है, जरूर जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।